भाग 2 में से कृतिकालीन कवि देव द्वारा रचित कवित्त, जो इनका तीसरा पहरा है, उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या बताना चाहा है कि राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहा है। कैसे? फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। फटिक का यहाँ अर्थ है स्फटिक, यानी कि पारदर्शी पत्थर। शिलानी चट्टान। सुधारो का अर्थ है संवारना या बनाना। सुधा अमृत मंदिर। तो कवि के कहने का भाव है कि यहाँ जो मंदिर बना है वो किससे बना है? जिसमें चांदनी रात की आभा को क्या दिखाया गया है? अति सुंदर। कैसे? कि सुधा मंदिर, अमृत की ध्वलता होती है सफेदी, अमृत की ध्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन को किससे बनाया गया है? स्फटिक, यानी कि पारदर्शी पत्थर की चट्टानों से संवारा गया है, बनाया गया है। दोबारा से समझ लीजिए, फटिक का अर्थ क्या है? स्फटिक, यानी कि पारदर्शी पत्थर। शिलानी चट्टान। सुधारो संवारना या बनाना। सुधा अमृत मंदिर, यानी कि जिस मंदिर में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है, वो मंदिर किस चीज से बना है? स्फटिक, पारदर्शी पत्थर की चट्टानों से उस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाया गया है, उस मंदिर को बनाया गया है। उदधि होता है समुद्र। दधि दही। अधिकाय उमगे आमंद। उमगे होता है उमड़ना, आमंद होता है जो कम न हो, बहुत अधिक। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कवि कि उसमें दही के समुद्र की, उदधि दधि दही और उदधि समुद्र, दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। उमगे उमड़ना, आमद जो कम न हो, अधिक। बाहर से भीतर लो भीति ने दिखे देव कवि क्या कहते हैं कि ऐसी सुंदरता है, वो ऐसी ध्वलता है, ऐसी सफेदी है उस मंदिर में कि बाहर से भीतर तक, भीति होती है दीवार, कि कोई भी उस मंदिर की दीवार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दही इतनी सफेद होती है कि दही के समान उस मंदिर में ध्वलता और उज्ज्वलता फैली हुई है। तो मंदिर की सभी दीवारें, पता ही नहीं चलता बाहर और अंदर कौन सी दीवार है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरसबंद। दूध को सो फेन होता है झाग, आंगन अहाता, और फर्शबंद फर्श के रूप में बना ऊंचा स्थान। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि उस भवन में क्या है कि दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता, दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। और तारा सी तरुणी तामे ठाड़े झिलमिलाती होती। तरुणी होती है युवती, तामे उसमें, ठाड़ी खड़ी। और क्या है फिर कि इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती हुई कौन? युवती कौन है? राधा, जिसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। राधा ऐसी लग रही है जैसे मोतीन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, कि मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। ज्योति मिलो मलिका, मलिका यहाँ है मकरंद होता है पराग, और मलिका एक जूही का फूल, या हम कह देते हैं कि कोई किसी भी जो बेल की कोई भी जाति होती है। तो यहाँ पर वही बताना चाहे, इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा
ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी होता है शीशा, दर्पण, आईना, अंबर आकाश, और उजरी उजली सफेद प्यारी राधिका राधा प्रतिबिंब प्रतिछाया लगत लगती है चंद चंद्रमा कि यहाँ पर राधा की रूप छवि ऐसी है कि आईने जैसे साफ स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लग रहा हो। तो यहाँ पर राधा के रूप सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है। और इसमें क्या है, दूध कोसोफेन और तारा सी तरुणी, आरसी से अंबर, आभा सी उजारी में क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों है, यहाँ पर सा से सी लग गए हैं शब्दों के साथ, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और सुधा मंदिर उद्दी दधी में रूपक अलंकार है और वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। कवि छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि ने श्री ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया है और उनको संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है कि जिस प्रकार दीपक मंदिर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी अपने सारे ब्रज प्रदेश में आनंद उत्सव उल्लास का प्रकाश फैलाया। इसीलिए कवि ने श्री कृष्ण जी को श्री ब्रज दुल्हे कहा और संसार का दीपक कहा है। फिर है दूसरा प्रश्न, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो। तो जैसे हम सभी सारे तीनों पैरों को देख लेते हैं कि कटी किंकनी में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर पटपीत में पा की आवृत्ति के कारण, ये हुलसे में हा की आवृत्ति के कारण, और मुख चंद में रूपक अलंकार है, जग मंदिर में रूपक अलंकार है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्या है, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटे किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। तो यहाँ सबसे पहले तो हम बताएंगे इसके काव्य सौंदर्य में, जिसको हम शिल्प सौंदर्य भी बोलते हैं। तो जो ब्रज के दुलारे हैं कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनकी प्रेमी श्री कृष्ण की रूप छवि का मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और कवि ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जैसे पटपीत में और कटी किंकनी में, और नाद सौंदर्य है, ध्वनि है, आवाज है, नूपुर बजे और कटी किंकनी की धुनी, तो यहाँ पर नाद है, आवाज है, और ज्ञता यानी कि हम इसको गा भी सकते हैं, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। फिर आइए चौथे प्रश्न पर, इसमें क्या बताया है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन में किस प्रकार भिन्न है। कि जब बसंत ऋतु का परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, शीतल मंद समीर का बहना, नायक नायिका का मिलना, तो ये वर्णन है। लेकिन दूसरे कवित्व में कवि देव ने बसंत का मानवीकरण किया है, एक बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में, और दिखाया है कि किस प्रकार से उनको उनके लिए पालना, बिछोना, ढीले ढाले वस्त्र और बुरी नज़र से बचाने के लिए नज़र उतारना।
तो और कीर की बातें करना, कोयल के द्वारा तालियां बजाना, तो ये सब उसमें दिखाया गया है। फिर है 5वां प्रश्न हमारा, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम में कवि ने यही बताना चाहा है कि प्रातः काल, जैसे प्रातः काल क्या है, माँ के समान, कि जो बसंत रूपी बालक है, बसंत रूपी शिशु है, कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसको माँ प्यार से दुलार से जगाती है, उसी प्रकार बसंत रूपी बालक को भी गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। कहने का भाव है कि बसंत ऋतु के आगमन पर सवेरा होते ही गुलाब के फूल खिल उठते हैं। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। कवि ने जिन रूपों में देखा है उनका हम वर्णन कर देते हैं कि आकाश में स्फटिक शिलाओं से बना मंदिर। नंबर 2 हम कहेंगे दही से छलकते हुए सागर के रूप में। नंबर 3 दूध के झाग से बना फर्श और साफ और शुभ दर्पण जिसमें राधा का रूप सौंदर्य दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जैसे हम कहें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उल्टी उपमा का प्रयोग करते हुए राधिका जी को उपमान तथा चांद को उपमेय सिद्ध करते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि चांद राधिका जी के मुख के प्रतिबिंब के समान है। तात्पर्य क्या है कहने का, राधिका जी के मुख की भांति चांद भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो उल्टी उपमा होने के कारण यहाँ प्रतीप अलंकार है। वैसे तो हम क्या कहेंगे कि राधिका जी को उपमान माना है, जबकि राधिका जी तो उपमेय होनी चाहिए थी और राधिका का मुख चांद के समान होना चाहिए था, पर यहाँ उल्टा दिखाया गया है कि राधिका जी के मुख की भांति चांद भी अधिक सुंदर लग रहा है, इसलिए यहाँ उल्टी उपमा होने के कारण प्रतीप अलंकार है। प्रश्न नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की जो उज्ज्वलता थी उनको निम्नलिखित उपमानों से हमें बताया है कि स्फटिक की शिला, दूध की झाग से बना फर्श, मोतियों की आभा, मल्लिका के फूलों का पराग, दही का सागर, सुधा मंदिर, आरसी दर्पण, राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ पर उन्होंने इन उपमानों से हमें बताया है। प्रश्न नंबर 9 है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। उन्होंने इसमें अपनी जो कविताएं 3 बताए हैं, सवैया और 2 कवित्त। तो पहले में उन्होंने किसका वर्णन किया था, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनके राजसी रूप का वर्णन किया था, उनकी वंदना की थी। दूसरे में उन्होंने उसको बसंत को बालक के रूप में दिखाया। तीसरे में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया और सहज सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और कवि ने अपनी भाषा में कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी सवैये और कवित्व में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि और मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस का वर्णन था और माधुर्य गुण था। इनके सवैये और कवित्व में ज्ञता, लयात्मकता, संगीतात्मकता का वर्णन है और वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने अपनी इस कविता में किया है। धन्यवाद।